वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे चाइना की इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा, उस पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। चाइना अब हवा में उड़ रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप गए हैं बीजिंग में, बस ये बातें चल रही है। आपने खुद मेरा आर्टिकल पढ़ा होगा जो मैंने लिखा था, कॉल्ड G2, जब शी जिनपिंग की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात बुसान में हुई थी आज से चंद महीने पहले साउथ कोरिया में। तो ऐसा लग रहा है कि अब हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां पे चाइना और अमेरिका दो सुपर पावर्स हैं, और ये दो सुपर पावर्स और इन दो सुपर इकोनॉमीज में बढ़ जाएगी दुनिया। या तो ये दोनों मिलकर दुनिया चलाएंगे जब तक चाइना अमेरिका से आगे नहीं हो जाता, या अमेरिका और चाइना के बीच में जो फासले हैं वो बढ़ नहीं जाते, या ये भी हो सकता है कि आगे चल के हम ऐसी सूरत हाल हमारे सामने पेश आएगी कि चाइना की इकोनॉमी उतनी तेज़ी से नहीं गुजरेगी, इट विल बिगिन टू फॉल्टर, और उसका नतीजा ये होगा कि बेसिकली चाइना पीछे हो जाएगा एंड मे फेल टू कैच अप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में बाद ऐसे स्कॉलर्स हैं जो अभी भी कहते हैं कि चाइना पूरी तरह से मिडिल इनकम ट्रैप से बच के नहीं निकला है, और चाइना की जो इकोनॉमी है वो ज़रूर तेज़ी से बढ़ रही है, ज़रूर अमेरिका से compete कर सकती है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है जैसा कि चाइना शायद इकोनॉमी उसकी स्लो हो रही है और उसको भी कई परेशानियां बढ़ रही हैं। तो आज के कन्वर्सेशन में मैं इसी बैकग्राउंड में, ऐसे मौके पर जब लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग अब डोनाल्ड ट्रंप पे छा गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा था कि वो प्लीड कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं चाइना को उसकी मदद के लिए ईरान के मसले पर, और उनके आने के बाद भी जो शी जिनपिंग ने जो रेड लाइन ड्रॉ करी है ताइवान को लेकर, उस पर जो बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चाइना की वार्निंग को सीरियसली लिया है, और पुश बैक करने के बजाय ऐसा लग रहा है कि वो चाइना को अकोमोडेट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, ज़रा करीब से सर्च लाइट मारते हैं चाइना की इकोनॉमी पे कि आखिर है कितनी मजबूत। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं चाइना गया था। मैं पिछले नवंबर में हांगकांग गया था एक कॉन्वर्सेशन में। वहाँ पर जाकर मैं एक की नोट एड्रेस देने वाला था। तो इस की नोट एड्रेस के बाद मैंने वहाँ के एक स्कॉलर के साथ चाइना गया, शेंगेन गया, फिर इसके बाद बीजिंग गया। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स भी दिए, वहाँ के कई जियोपॉलिटिकल स्कॉलर से मुलाकातें भी की, थिंक टैंक से भी मुलाकातें की। फिर इसके बाद मेरा जो आर्टिकल लिखा था मैंने G2 का, चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में, जो बुसान में मीटिंग हुई थी, उसके बेसिस पे मुझे साउथ कोरिया दावत दी गई। तो आई वेंट टू साउथ कोरिया टू गिव अनदर लेक्चर। तो आई मस्ट से कि आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। जो मैं एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर था चाइना। मैं 15-20 साल से मिडल ईस्ट पे काम कर रहा था, तो साउथ एशिया पिछले 3-4 साल से ही मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो आई हैड नेवर बीन टू चाइना बिफोर। तो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस के आई सॉ, देखिए मैं कई सालों के बाद भारत आया था, तो मैं जितने तरक्की भारत के बारे में सुन रहा था उतनी मुझे नज़र नहीं आई। वही गरीबी, वही ट्रैफिक, वही रोड। हैदराबाद इतना अमीर शहर स्टेट है, तेलंगाना फुटपाथ भी नहीं है, गंदगी, वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आई। सो आई फाउंड इंडिया नॉट एज गुड एज जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मैक्रो स्टैटिस्टिक्स देखकर, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं चाइना गया तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद चाइना। जो लोग भी जा रहे हैं चाइना, खुद अभी देखिए आप, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो फॉक्स न्यूज़ वगैरह गए हैं, उन्होंने जो वीडियोस बनाए हैं चाइना की हैरत अंगेज़ कंप्यूटर्स और जो रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, यू विल बी वेरी इम्प्रेस अगर आप चाइना जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है चाइना की इकोनॉमी की? हाउ वेल ऑफ इज़ इट्स इकोनॉमी? तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने जो 2-3 दिन से रिसर्च की है उसकी इकोनॉमी के ताल्लुक़ से, उसमें मैंने 5 ऐसे प्रॉब्लम्स जो सब लोग भी यही कह रहे हैं, दूसरे रिसर्चर, दूसरे स्कॉलर भी, वो मैं आपके सामने कलेक्ट करके पेश रखूँगा कि चाइना की इकोनॉमी में 5 ऐसे दरार हैं। अगर चाइना उसको फिक्स नहीं करेगा तो चाइना की इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव असर हो सकता है आंदा 4-5 साल के लिए। तो पहले मैं आपको एक माइक्रो लुक दे देता हूँ। तो ये देखिए आप, चाइना की इकोनॉमी की रफ्तार
कहिए या ग्रोथ पिछले 10 साल में, 2015 में चाइना 11 ट्रिलियन डॉलर का था, अब 2025 में 20 ट्रिलियन डॉलर का होगा, यानी पिछले 10 साल में उसकी जीडीपी 9 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ी गई है। लेकिन उसका ग्रोथ रेट देखिए आप, मुसलसिल मतलब एक प्लेटो, पहले अगर आप जाके देखें चाइना की ग्रोथ रेट इन 1990s और फिर 2007-8 तक, तो वो 9-10 के करीब थी, 9-10% थी। फिर उसके बाद गिर के अराउंड 7% हो गई, तो फिर 10 साल तक वो 7% के खिलाफ ही रही। तो देखिए आप, जीडीपी ग्रोथ 7%, 6.8, 6.9, 6.7 चल रहा था, जैसा भारत के आजकल ये रेट्स है, ग्रोथ रेट्स 6.5, 6.9, 7.3 ऐसा जा रहा है भारत ये रेट से। लेकिन 2019 के बाद से आप देख रहे हैं, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ कोविड, 2020 इज़ द कोविड ईयर। कोविड ईयर में इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, सारी दुनिया में नेगेटिव ग्रोथ हुआ, भारत में भी काफ़ी नेगेटिव ग्रोथ था, अमेरिका में भी नेगेटिव हुआ, लेकिन चाइना एक वाहिद मुल्क था जिसके पास पॉजिटिव ग्रोथ था, लेकिन 2%। उसके बाद 2021 में चाइना रिकवर्ड वेरी वेल, इसको कहते हैं कि के रिकवरी कहते हैं, एकदम ड्रॉप होके ऊपर। लेकिन चाइना की ग्रोथ रेट पॉजिटिव ही रही, लेकिन ग्रोथ रेट गिर के 6 से गिर के 2 हो गई, फिर उसके बाद एकदम तेजी से रिकवरी हुई। लेकिन अगर आप 2022 से देखें तो इट इज़ वेरी क्लियर कि चाइना हैज नॉट रियली रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। उसके बाद से एक प्लेटो आ गया ऐसा। तो चाइना इस तरह से आप कह सकते हैं कि 1990 से बढ़ के 2010 तक इस तरह गया, तो 9-10 के परसेंट थे, फिर नीचे होके 7% हो गया, फिर उसके बाद आप नीचे हो गया 5%, 4.5, 5% के करीब फंसा हुआ है। तो यहाँ पे शी जिनपिंग फंसे हुए हैं, और शी जिनपिंग की पूरी कोशिश ये रह रही है कि 5% से नीचे ना जाए ग्रोथ रेट, इट विल हैव अ पब्लिक ओपिनियन डिजास्टर। लेकिन उनके एक्सपोर्ट्स देखें डबल हो गए हैं। सो इफ़ यू लुक एट इट, इकोनॉमी तकरीबन डबल हो गई है, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी डबल हो गए हैं। ये सिर्फ गुड्स देख रहा हूँ मैं, सर्विसेज नहीं। सर्विसेज कुछ $1 ट्रिलियन के करीब है चाइना के एक्सपोर्ट्स। गुड एक्सपोर्ट्स इन US $1 ट्रिलियन, टोटल गुड्स US। तो ये जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं आप देख सकते हैं 6.35 टोटल ट्रेड है, यानी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, तो तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का सरप्लस है, यानी चाइना इज़ एक्सपोर्टिंग $1 ट्रिलियन मोर देन इट इज़ इम्पोर्टिंग। तो इससे आप देख सकते हैं कि चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो कम ज़रूर हो रही है, लेकिन इट इज़ स्टिल डूइंग वेल। तो चाइना आई थिंक इज़ द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। तो पिछले अगर आप 1990 से अभी तक देखें तो 1990 के बाद से जब इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ तो चाइना वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और इंडिया वॉज ऑलवेज द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी until कोविड। फिर कोविड के बाद से उल्टा हो गया है, चाइना हैज़ बिकम लाइक द सेकेंड फास्टेस्ट और इंडिया हैज़ बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। तो ये एक फ़र्क आया, बट क्योंकि उसका बेस अब इतना बड़ा हो गया है, $20 ट्रिलियन का अगर आप 5% भी ग्रोथ ले लें तो $1 ट्रिलियन हो जाता है, यानी हर साल 1 ट्रिलियन से उसका जीडीपी बढ़ रहा है। वही अगर आप भारत को ले लें एट $4 ट्रिलियन, अगर वो 10% से भी बड़ा भारत तो सिर्फ $400 बिलियन से उसकी इकोनॉमी बढ़ती है, यानी हर साल गैप बढ़ते जाएगा। तो उस तरह से यू कैन से कि चाइना इज स्टिल ए मेजर इकोनॉमी एंड ग्रोइंग एट ए मेजर पेस। तो यहाँ पे चाइना का दम है। और क्योंकि अब उसके एक्सपोर्ट्स देखिए आप, तकरीबन टोटल एक्सपोर्ट्स $4 ट्रिलियन के करीब आ रहे हैं। सोचिए आप, जितनी इंडिया की इकोनॉमी, देखिए फ्रांस की इकोनॉमी से बड़ी खाली चाइना के एक्सपोर्ट्स हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट गिव्स इट स्ट्रेंथ। लेकिन चाइना के 5 बड़े प्रॉब्लम्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जो सबसे बड़ा चाइना का प्रॉब्लम है, जो सब भारत में आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले बहुत धूम हुई थी कि अरे चाइना की इकोनॉमी ख़त्म हो गई। आपने अगर मैंने देखा था एक मेजर गौरव आर्या का शो जिसमें उन्होंने बहुत धूम किया था कि प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल क्रैश हो रहा है, उनका जो रियल एस्टेट मार्केट है वो तबाह हो गया है, बिल्डिंगें फ्लॉप हो रही है वगैरह वगैरह, चाइना डूब गया। ये बहुत सिलसिला पिछले 7-8 साल से चल रहा था। ये कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब रियल एस्टेट बबल जो फूटा।
तो वो उससे अभी तक चाइना रिकवर नहीं हुआ। चाइना की इकोनॉमी इसलिए 5% पे जा रही है रादर देन 7% या 9% इज बिकॉज ऑफ द रियल एस्टेट डिबॉकल। तो जो रियल एस्टेट का जो धक्का लगा है इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज 25 से लेके 30% तक, अब इसमें गौर से सुनिए आप, जो चाइना की इकोनॉमी है उसका तकरीबन 1/4 हिस्सा का जीडीपी रियल एस्टेट के डेवलपमेंट से आ रहा था। तो अगर चाइना का रियल एस्टेट मार्केट अगर बरकरार रहता तो आज चाइना $25 ट्रिलियन रहता, $20 ट्रिलियन नहीं, क्योंकि उसकी रियल एस्टेट मार्केट तकरीबन पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। इट इज़ एट $20 ट्रिलियन, वरना आज वो $25 ट्रिलियन रहता। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना की इकोनॉमी को कितना बड़ा ब्लो हुआ, लेकिन इट सर्वाइव्ड, इट डिड नॉट कोलैप्स। तो चाइना की जो टोटल जीडीपी है उस पर तकरीबन 25 से 30% का नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ द क्रैश ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट। लेकिन जो ऑर्डिनरी कस्टमर्स है चाइनीज़ हैं, देखिए अब ये इंडिया वगैरह का तो मैं बता नहीं सकता, अब मैं इंडिया में तो रहा भी नहीं पिछले, तो मैं बचपन में ही आ गया था, बस 25-26 जब मैं इंडिया छोड़ दिया। यहाँ पर अमेरिका में जो मिडिल क्लास है उनकी सारी दौलत उनके घर में होती है। तो आपको लेट्स से कि आपको जॉब मिल गया, आपने जॉब खरीद ली, जॉब लिया तो आपने एक घर खरीद लिया, और घर में आप 30% आपकी जो सालाना माहाना इनकम है वो 30% आप मॉर्गेज में जाते हैं। 30 साल के बाद वो जो घर आप खरीदते हैं वो आपका हो जाता है। तो 30 साल के बाद सडनली आप बहुत अमीर आदमी हो जाते हैं, बिकॉज वो घर, अगर आपने महंगा घर लिया तो दैट इज़ योर वेल्थ। तो अमेरिका की तरह चाइना में भी हर शख्स की, ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स हैं, जो बिजनेसमैन नहीं हैं, जो बड़े बिजनेसमैन नहीं है, वो छोटे जो ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी 70% उनका जो दौलत थी वो उनके घर में थी या उनके अपार्टमेंट में थी। सो दैट इज़ समथिंग फॉर अस टू कीप इन माइंड कि ऑर्डिनरी लोगों की 70%, यानी उनकी साल भर की जो कमाई और पूंजी थी उसका 70% उनके घर में था, और जब रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स हुआ तो उनके गए 70% जब डूब गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने, आपको याद है फरहान मेरे दोस्त के साथ जो मैंने एआई पे इस्तेमाल किया था कि एआई अगर डूब गया, एआई की वजह से अगर आईटी इंडस्ट्री छूट गई तो क्या होगा। यही होगा ना कि वो बंदे ने जिन्होंने घरें ख़रीदी हैं, जो फॉरेन कंपनीज़ में उनके पास घर हैं, जॉब्स हैं, उन्होंने अपार्टमेंट्स ख़रीद लिए, और सडनली अगर वो नौकरी चली गई तो फिर वो अपार्टमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपार्टमेंट चले जाएगा, उसमें जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो भी चले जाएंगे। और अगर अपार्टमेंट्स की ही कीमत गिर गई, सोचिए आप, अगर आपने 1 लाख रुपए का घर ख़रीदा है और उस पर आप मॉर्गेज पे करें, सडनली वो 1 लाख घर की कीमत गिर के 5,000 10,000 हो जाती है, तो गई आपकी ज़िंदगी भर की पूंजी। तो ये हाल हुआ है विथ ऑर्डिनरी चाइनीज के 70% उनकी जो दौलत है वो फुस हो गई है। दिस इज समथिंग वेरी डिजास्टरस जो हुआ है चाइना। उसका नतीजा ये हुआ कि जो सेकंड प्रॉब्लम जो चाइना का मैं लिख रहा हूँ, डिफ्लेशन और वीक डोमेस्टिक कंजम्पशन, वो रियल एस्टेट मार्केट के फेलियर के वजह से हुआ। तो जो लोगों की सारी सेविंग्स जो घरों में थी वो डूब गई। अब उनके पास ज़्यादा फ्री पैसा नहीं है, मेहनत से कमा रहे हैं, दोबारा वो अपने आप को रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया था। ये जो घर में मैं रहता हूँ, ये घर मैंने इस मतलब रियल एस्टेट मार्केट के पीक पे ख़रीदा था 2005 में, आज से 20 साल पहले। लेकिन बीच में 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जो तो मेरे घर की कीमत कम हो गई थी। अगर मैं बेच देता 2009 या 10 में तो मेरा बहुत नुकसान होता। तो इट टुक लाइक 10-15 years फॉर माई हाउस की वैल्यू टू कम बैक टू व्हाट इट वाज इन 2005। तो समझिए, ये और बात है कि मैं 15 साल उसको रखा अपने पास, अभी भी उसी में रहता हूँ। अब इसकी कीमत बढ़ रही है। अब मेरे पास, आप कह सकते हैं कि मैं इस घर के बेसिस पे थोड़ा पैसे वाला हो गया, अगर क्योंकि मैंने मॉर्गेज तो पे की है इसमें 20 साल में। जब ये और 5-6 साल में जब मेरा हो जाएगा इंशाल्लाह ये घर, तो देन आई विल बी अ रिचर पर्सन देन आई एम नाउ। लेकिन अगर वो घर की कीमत नीचे ही रहती ना, तो आपके पास पैसे कम रहते, आपको डर रहता, फ्यूचर के बारे में इनसिक्योर होते। इस वजह से चाइना की इकोनॉमी दुनिया की सारी इकोनॉमी से उल्टी पुल्टी हो गई है। यानी हर मुल्क में देखिए आप, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है?
अब भारत में ये जो प्रॉब्लम चल रहा है हॉर्मोज को लेकर, इन्फ्लेशन, महंगाई। अमेरिका में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्फ्लेशन का, ये जो अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस जिसके बेसिस पे ज़ोहरान ममदानी ने इलेक्शन जीता न्यूयॉर्क का, यही कि महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं, जो मिडिल क्लास, इवन अपर मिडिल क्लास लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। अमेरिका में एजुकेशन की वजह से अपर मिडिल क्लास को भी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन सारी दुनिया में हर जगह मिडिल क्लास इज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन, यानी चीज़ महंगियाँ हो रही है। चाइना में उल्टा हो गया है, डिफ्लेशन का प्रॉब्लम हो गया, यानी कीमतें गिर रही है। तो डिफ्लेशन से क्या हो रहा है कि लोग, पीपल आर गोइंग इनटू सेविंग्स मोड। आप सोचिए, अब आप एक घर में रह रहे हैं जिसकी कीमत आपने आज से 10 साल पहले उसको 5 लाख में ख़रीदा, अब वो कीमत गिर के वो रियल एस्टेट मार्केट जाके वो घर आपका 3 लाख का हो गया, तो ऑलरेडी आपने 2 लाख मार्केट में लूज़ कर चुके हैं इस घर पर। अभी उसमें वो 3 लाख की कीमत है और आपको और 2 लाख तो अभी मॉर्गेज पे करना ही है उस पर। सोचिए आप, ऐसे सूरत हाल में अगर डिफ्लेशन हो रहा है तो आप सोच रहे हैं अब मेरा ये जो घर है 3 लाख का, अगले साल वो 2,80,000 का हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2,70,000 का हो जाएगा, तो मेरे घर की भी कीमत गिर रही है, तो पब्लिक परेशान है। तो जो आम कंज्यूमर है वो पैसे बचा रहा है, वो अगर नई गाड़ी लेना चाह रहा है तो नई गाड़ी नहीं ले रहा है, और फिर वो पोस्टपोन, हर चीज़ पोस्टपोन किए जा रहा है। नॉट बाइंग थिंग इज ट्राइंग टू सेव, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं उसकी कीमतें गिर रही है। तो ये डिफ्लेशन के वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन ही ख़त्म हो गया, लोग पैसे ही नहीं खर्च कर रहे, क्योंकि वो बचा के रख रहे हैं बैंकों में, क्योंकि वो डरे हुए हैं कि भाई डिफ्लेशन की वजह से मेरी है से भी पूंजी गिर जाएगी। तो चाइना के लिए प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर लोग, अब जैसा इंडिया की जो इकोनॉमी, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो उसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। एक सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है, कैपेक्स कहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, और जो दूसरी चीज़ है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन, कि लोग खाएं पिए खर्चा करें पैसा। पहले मैं चिढ़ता था जब लोग पैसे खर्च करते थे लाखों रुपए शादी में। अभी मैं एक शादी अटेंड किया था हैदराबाद में, यकीन माने मैं अगर खाली चखता, इतना मेनू था कि खाली चखते चखते मैं थक जाता, मर जाता पेट भर के, इतना फूड वॉज देयर, एंड आई वाज फाइंडिंग इट लिटरली डिसगस्टिंग कि इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी कि वो पैसे खर्च कर रहे हैं। कितने लोगों का जॉब्स बन रहा है, देखो, रोटी वाला भी उसको नौकरी मिल गई, गुलाब जामुन वाले को भी रोटी मिल गई, जॉब मिल गई, 3 किस्म की चाय थे, वो तीन डिफरेंट चाय वालों को बिजनेस मिल गया। सो द मनी इज़ इन द इकोनॉमी। सो जो लोग खर्च कर रहे हैं उससे इकोनॉमी ग्रो हो रही है। इंडिविजुअली पैसे ज़ाया हो रहे होंगे, लेकिन मैक्रो लेवल पर फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ चाइना में नहीं हो रही, उल्टा हो गया है कि लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे। तो चाइना कह रहा है कि भाई हाउ विल आई मेंटेन ए 5% ग्रोथ अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन ही नहीं है, लोग खरीद ही नहीं रहे। कोई चाइना का जो एक $1 ट्रिलियन का जो ट्रेड सरप्लस आया, वो इस वजह से भी आया कि लोग इम्पोर्टेड चीज़ें भी नहीं खरीद रहे हैं। जैसा अब प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि भाई आप बाहर की चीज़ें ना लें, बाहर वेकेशंस पे ना जाए, चाइनीज़ वो खुद से कर रहे हैं। इसलिए भी चाइना के इंपोर्ट्स गिर गए हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा है ही, तो इसलिए उनका जो ट्रेड बैलेंस है पॉजिटिवली वो $1 ट्रिलियन से इसलिए पहली बार पिछले साल हो चुका था। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है चाइना के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन ही नहीं है वहाँ पर, उसके वजह से डिफ्लेशन हो गया है। और एक चीज़ सोचिए आप, लेट अस से कि आपके मुल्क में सिर्फ 10 साइकिलें बनाए आपने, एक साइकिल 10-10 रुपए की है, तो आपने 10 साइकिल के 10 रुपए से 100 रुपए आपकी जीडीपी है मुल्क की। अगले साल लेटर से कि कोई तरक्की नहीं की आपने, आपकी 10 ही साइकिलें बने, दैट मीन्स नो ग्रोथ इन प्रोडक्शन, लेकिन कीमत बढ़ गई उसकी इन्फ्लेशन की वजह से, तो 10 रुपए की साइकिल वो 12 रुपए हो गई, तो आपका जीडीपी अब 120 का हो गया, यानी 20% ग्रोथ हो गया आपकी जीडीपी में। तो आप बोलेंगे वाह वाह, तो ये नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को डालेंगे तो फिर वापस वो 100 पे आ जाएगा। अब चाइना के साथ ऐसा हुआ कि लेट्स टेक के वो 10 साइकिलें बना रहे हैं 10-10 रुपए में 100, अगले साल वो साइकिल की कीमत डिफ्लेशन के वजह से 10 के बजाय 9 हो जाती है।
तो वो 10 साइकिल ही बनाएंगे अगले साल, लेकिन वो 10 साइकिल के 100 रुपये आने के बजाय 90 रुपये आएगी और सडनली उनका जीडीपी नीचे हो जाएगा। तो दे आर स्ट्रगलिंग। तो आप कैसा करें? हाउ टू कीप इट एट 7, हाउ टू कीप इट एट 100, हाउ टू कीप इट एट 105, ताकि एटलीस्ट 5% आए। तो एक्सपोर्ट करें ज़्यादा। तो वहाँ पे चाइना ने जो नए तरीक़ेकार पैदा किया है, एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग, उसको पैसे ले लेकर बोरो कर स्टेट गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट्स ने पैसे बोरो कर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी सब्सिडाइज़ किया है कि क्या बेचो, बनाओ, अगर नहीं बिका तो हम आपको सब्सिडाइज़ करेंगे। तो एक किस्म से डेट बर्डन भी बढ़ने लगा। उस पर मैं आऊँगा, वो चौथा है मेरा। तीसरा नंबर यह है कि डेमोग्राफिक डिक्लाइन, कि बड़ी तेज़ी से चाइना की आबादी कम होते जा रही है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये भारत के लिए अभी प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत के लिए प्रॉब्लम 20-25 साल के बाद होगा। अभी तो भारत का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 250 तक भी बढ़ते ही रहेगा। इन ए वे अभी तो मुसलमानों की वजह से बढ़ रहा है, कह रहे हैं ना, मुस्लिम्स आर द ओनली वन विच हैव 2.3 ग्रोथ रेट है, और बाकी पूरे मुल्क का 2.1 यानी लेवल पे आ गया है। बट चाइना का ग्रोथ रेट गिर रहा है। मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ जिससे आपको कुछ पॉपुलेशन का अंदाज़ा होगा। ये देखिए आप, पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रहा है, आपको बताता हूँ मैं, ले मी पुल इट अप यहाँ पर। हाँ, तो अगर आप देख रहे हैं चाइना का पॉपुलेशन 2025 में 1400 करोड़ है, बट क्लोज टू इंडिया का 1463 है, चाइना का 1460, यानी कुछ 55 50 प्लस 57 कुछ पीछे था, और 47 आप कह सकते हैं मिलियन पीछे है। लेकिन 230 में आप देखिए, आज से 5 साल के बाद भारत का पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा, चाइना का कम हो जाएगा। 1.4 बिलियन से वो 1.3 बिलियन हो जाएगा। साउथ कोरिया का देखिए आप, 51.7 से 51.2 हो रहा है। जापान का देखिए, अमेरिका का बढ़ रहा है। तो अमेरिका और इंडिया के पॉपुलेशन आप अगर देखेंगे, दीज आर द ओनली 2 कंट्रीज जिनके पॉपुलेशन मुसलसिल बढ़ रहे हैं अप टू 2050। लेकिन चाइना का पॉपुलेशन अगर आप देखते जाएंगे, 400 मिलियन का फर्क आ जाएगा विद इन 25 ईयर्स। अब ये जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा, 2 चीज़ें हो रही है। एक तो बच्चे कम हो रहे हैं, यानी यंग पीपल, वर्किंग क्लास लोग कम हो जा रहे हैं उनके पास। दूसरी चीज़ ये है कि बूढ़े लोग ज़्यादा हो रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जा रही है, 80 साल 90 साल, ये तो काम भी नहीं कर सकते। तो वेलफेयर सिस्टम पर बहुत बुरा असर होगा। तो ये जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है, देखिए दैट इज़ ए ह्यूज थिंग। अगर पॉपुलेशन ही नहीं है आपके पास, तो फिर आपकी जीडीपी कैसा बढ़ेगी, आपकी मार्केट कैसा बढ़ेगी, मार्केट स्ट्रैटेजी वगैरह। सो दोज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आप ज़रूर फेस करेंगे। तो ये तीसरा प्रॉब्लम है चाइना का, कि दे आर सफरिंग फ्रॉम ए वेरी सीरियस पॉपुलेशन डिक्लाइन, डेमोग्राफिक डिक्लाइन। और डेमोग्राफिक डिक्लाइन में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसका एक हिस्सा, कि जो नौजवान लोग हैं, ये इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है कि जो पढ़े लिख के नौजवान से मतलब है 15 से लेके 40 साल की उम्र तक, इसका अनएम्प्लॉयमेंट 20% के करीब है। इंडिया में कह रहे हैं 15% और चाइना में कह रहे हैं 21%। और उसके बाद से चाइना ने इसका डेटा छुपाना शुरू कर दिया। तो 2023 में 21% यंग लोग जॉबलेस थे। दिस इज़ अनदर क्राइसिस, यानी ये माँ बाप के पैसों पे पल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग ओल्डर पेरेंट्स, ये बर्डन बन गया है माँ बाप पे। सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम ऑफ द डेमोग्राफिक डिक्लाइन। ये भारत में भी आ चुका है। भारत में जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको 70-75 हज़ार रुपये उनको इस तरह की पेंशन्स मिल रहे हैं, 20,000 30,000। तो जो लोग सरकारी नौकरियां किए हैं, अभी रिटायर हुए हैं, तो वो लोग डिसेंट रह रहे हैं, और उनके बच्चे उनके घरों में फ्री रहकर 20-25 हज़ार रुपये की तनख्वाह कर रहे हैं, इंजीनियर बन के भी। तो उनका गुजारा चल जा रहा है। तो चाइना में भी ऐसा ही चल रहा है कि दे आर लिविंग ऑफ देयर पेरेंट्स। और क्योंकि 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, माँ बाप ने सेविंग्स जो भी रखी है वो एक ही बच्चे के लिए रखा है, तो सो देयर सम काइंड ऑफ ए डिस्टॉर्शन हो रहा है। दे हैव टू एड्रेस दैट। जो चौथा प्रॉब्लम है चाइना का, वो मैसिव डेट बर्डन है।
तो अब मैं ये डेट बर्डन आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है चाइना का और मैं इंडिया दोनों। तो मैंने 3 4 5 कंट्रीज़ के साथ इसका कंपैरिजन किया है। सो आई विल शो यू, थोड़ा गौर से सुनिए। अगर आप सुन रहे हैं तो ज़रूर देखिए, मगर ये चार्ट्स देखे बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो डेट स्ट्रक्चर है आप देखें, मैं बता रहा हूँ, मैंने 5 मुल्कों का डेट स्ट्रक्चर आपके सामने रखा हुआ है। तो ये यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएसए, इंडिया, चाइना। तो यूएसए को छोड़ दें, यूएसए बहुत अनयूजुअल मुल्क है क्योंकि द ग्लोबल करेंसी डॉलर है और यूएस जब चाहे जब डॉलर छाप सकता है, बाकी की दुनिया की कोई मुल्क ये नहीं कर सकता। सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अब आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो नए रूल्स बनाए इंडिया में कि भाई आप सोना ना खरीदें, बाहर ना जाएं, ये सब वो सब डॉलर बचाने के लिए है क्योंकि डॉलर की खिल्लत हो रही है। वो अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका कैन जस्ट प्रिंट इट आउट। तो अमेरिका इज़ अ बिट डिफरेंट। अगर चाहे तो उसके ऊपर मैंने पहले एक साल पहले एक लंबा डिटेल में शो किया था अबाउट अमेरिकाज डेट क्राइसिस। तो अब पहले तो मैं आपको बता दूं, ये टोटल डेट का कॉलम देखिए, यूके का 250% है डेट टू जीडीपी, यानी यूके की जीडीपी इंडिया से थोड़ी सी ज़्यादा है, विच इज़ अबाउट $4.2 ट्रिलियन। 5वें नंबर पे आता है यूके। तो $4.2 ट्रिलियन का आप 2.5% ले रहे हैं, यानी $10 ट्रिलियन के करीब उनका कर्जा है। लेकिन ये कर्जा कैसा है, एक्सटर्नल और इंटरनल डेट में बता रहा हूँ। तो मैं आपको दूसरा 3 किस्म का डेट होता है। एक जो सरकार पैसे चुनती है, दूसरा जो कंपनीज पैसे लेते हैं कर्जे में, और तीसरा जो आप में, जैसा कि अब मैंने घर कर्जे पे लिया, कार कर्जे पे लिया, जो भी चीज़ें आप खरीदते हैं कर्जे पर, वो प्राइवेट डेट है, कॉर्पोरेट डेट है, पब्लिक डेट है। वो मैं आपको कभी फुर्सत मिली तो आपको समझाऊंगा। अभी याद कर लें कि ये टोटल डेट बता रहा हूँ मैं आपको तीनों चीज़ों का। तो अगर आप देखें तो 250% यूके का है, फ्रांस का 339 है, जर्मनी का 189 है, जापान का 410% है। इंडिया का देखिए आप, सबसे कम है टोटल डेट, यानी इंडिया में हर चीज़ में इंडिया कम है सिवाय एक कैटेगरी में। चाइना का 300% है, यानी चाइना का 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो चाइना का टोटल कर्जा, यानी जो सरकार ने ली है, जो कंपनीज ने ली हैं, और जो आम जनता जो मॉर्गेज पे घर खरीद रहे हैं, जो कर्जे लेकर चीज़ें खरीद रहे हैं, लैपटॉप्स, ये वो तीनों का मिलाए तो 302% होता है। यानी टोटल चाइना का कर्जा $60 ट्रिलियन का है। लेकिन जो मज़े की बात ये है, अगर आप देखें तो एक्सटर्नल डेट, यानी बाहर से मुल्क से सिर्फ 4% है चाइना का, 96% इंटरनल डेट है। जैसा भारत का 90% इंटरनल डेट है, 10% सिर्फ बाहर से बाहर ले लिया। अनलाइक अदर कंट्रीज जैसा कि यूके को देख लें, फ्रांस को देख लें, इनका फ्रांस और यूके का जो इंटरनेशनल कर्जा है, यानी दूसरे मुल्कों से जो ये पैसे ले रहे हैं, वो इज़ मोर देन द डोमेस्टिक डेट, यानी अपने लोगों से। ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। और अगर इंडिया को देखें तो इंडिया का जितना भी कर्जा है 90% डोमेस्टिक है, यानी आपके प्रोविडेंट फंड से ले रहे हैं पैसा, और आपके बैंक से, जो आपने बैंक में दिया फिर बैंक जाके सरकार के जो योजनाओं में इन्वेस्ट कर देता है। तो इंडिया का 90% डेट कर्जा जो है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम प्रोविडेंट फंड्स एंड बैंक्स, डोमेस्टिक बैंक्स, वो जो सरकार को पैसे दे रहे हैं। चाइना का भी वही पोजीशन है, सिर्फ 4% है, यानी चाइना कैन बोरो मोर क्योंकि वो अपने ही लोगों से बोरो कर रहा है। तो हालांकि डेट है ज़्यादा, इट इज़ नॉट ए ट्रबलिंग डेट। लेकिन जब आपका कर्जा बढ़ जाता है, उसका एक नुकसान बहुत बड़ा होता है, और वो नुकसान ये है कि लेट अस से कि आप, डजंट मैटर आप किससे ले रहे हैं कर्जा, तो यू हैव टू पे बैक। अगर आप डोमेस्टिकली भी बोरो कर रहे हैं या इंटरनेशनली बोरो कर रहे हैं, आप तो इंटरेस्ट पेमेंट्स तो कर ही रहे हैं कर्जे पर। तो अगर आप 100 रुपये आपकी तनख्वाह है और आपने 300 रुपये का कर्जा लिया हुआ है, और अगर वो 300 रुपये पे आपका इंटरेस्ट $25 है, सोचिए, तो आप 100 में से 25 तो आपके चले जा रहे हैं कर्जा पेमेंट करने में। यानी जैसा जैसा आपका डेट बढ़ता
और डेट का जो के ऊपर जो सूद आप देते हैं इंटरेस्ट, जैसा जैसा वो बढ़ने लगता है आपका जो बजट है वो श्रिंक होने लगता है। यानी आपके पास कम पैसे, इनकम कितनी भी हो आपके पास कम पैसे रहेंगे एजुकेशन में, डेवलपमेंट पे, डिफेंस पे खर्च करने के लिए। तो दैट इज वाई इट इज़ वेरी, इतना ज़्यादा डेट रखना इज़ अ प्रॉब्लम। जो दूसरी चीज़ है डेट बढ़ने से क्या होता है, लेट अस से कि आप घर, आपकी अच्छी नौकरी है, आप जाके आपको कोई नई गाड़ी लेना है ज़बरदस्त, अरे यार मुझे मर्सिडीज़ ख़रीदना है, $1,00,000 की है, मुझे मेरे पास सिर्फ 20,000 है, मैं 80,000 का लोन ले लेता हूँ। आप जाते हैं बैंक के पास, बैंक कहता है ठीक है यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, वी कैन गिव यू द $80,000 लोन, हम दे देंगे आपको, लेकिन आपने वेकेशंस के लिए पैसे लिए हुए हैं, आपका घर बहुत महंगा है, उस पर भी आपका कर्जा है, आपने ये भी लिए, आपने वो भी लिए, बहुत कर्जा है आपके ऊपर, तो हमको थोड़ा रिस्क लग रहा है, इसलिए हम आपको लोन तो देंगे लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगे। तो आप जितना आपका डेट बढ़ेगा, आपका फ्यूचर बोरोइंग पे इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएगा, और जैसा आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएगा आपका डेट बर्डन बढ़ते जाएगा, और आपके बजट में से आपके पास कम 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 पैसे रहेंगे टू डू गुड थिंग्स। ये प्रॉब्लम है मुल्कों के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो चाइना इज फेसिंग। और फिर मैं आपको आखिरी उनके जो चैलेंज है उसके बारे में बता देता हूँ, एंड देन आई विल सी अगर आपके कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस, स्टे ऑन द टॉपिक। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो पांचवा जो इनका चैलेंज है, गिव मी 1 सेकेंड, मुझे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है और ट्रेड बैरियर्स है। तो चाइना के लिए जो पांचवी मुश्किल है कि ये जो यूरोप से और आप कह सकते हैं जो उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ। यूरोप डी लिंकिंग की बात कर रहा है, डी रिस्किंग की बात कर रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को वो चाइना +1 पॉलिसी करने की कोशिश कर रहे हैं या रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। होम शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग, ये जितने भी आपने स्ट्रैटेजी सुने हैं, ये सारे के सारे आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ चाइना का जो 50% दुनिया में जो भी बन रहा है 50% अब चाइना में बन रहा है। टू गेट आउट ऑफ द चाइनाज कंट्रोल ऑन मैन्युफैक्चरिंग, उसको कम करने के लिए दूसरी चीज़ें कर रहे हैं। जैसा कि कह रहे थे कि चाइना +1 स्ट्रैटेजी में भारत का फ़ायदा होगा, जो नहीं हुआ, लेकिन उसका वियतनाम का बहुत फ़ायदा हुआ, मैक्सिको, थाईलैंड, इन मुल्कों का बहुत पैसा, ख़ासतौर से मैक्सिको का बहुत फ़ायदा हुआ चाइना +1 स्ट्रैटेजी या होम शोरिंग या फ्रेंड शोरिंग या नियर शोरिंग, इन सारी चीज़ों की वजह से। तो चाइना के लिए वो एक प्रॉब्लम बन गया है। अगर जैसा कि अब अमेरिका ने आईफोन इंडिया में बनाना शुरू कर दिया, तो अमेरिका को जो आईफोन जाते हैं विच इज़ 20% ऑफ द आईफोन मार्केट, वो सिर्फ चेन्नई में बनते हैं, चेन्नई के करीब तमिलनाडु में बनते हैं वो सारे के सारे। तो चाइना हैज़ लॉस्ट 20% ऑफ द मार्केट, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट। हालांकि जो मेन पार्ट्स है वो अभी भी चाइना से आते हैं, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट उनके पास से चलेगा। सम बिजनेस, इनफैक्ट चेन्नई में जो इंजीनियर्स हैं वो भी चाइना से ही आते हैं टू वर्क इन द एप्पल फैक्ट्री जो है उनकी इन चेन्नई। बट धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा, इवेंचुअली हर चीज़ इंडिया में ही बनेगी। तो वो जो चाइना +1 या डी रिस्किंग, ये एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज से चाइना को बहुत ही मुश्किल हो रही है। दिस इज़ ए बिग चैलेंज। तो ये पांचवा चैलेंज है उनका। तो ये जो 5 क्रैक्स है चाइना की इकोनॉमी में, उससे आप कह सकते हैं कि चाइना भी, मुझे लगता है कि इफ़ इट इज़ नॉट एबल टू, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो ट्रेड के नेगोशिएशन, जैसा कि अब एडवांस चिप्स चाइना को नहीं बेच रहा है अमेरिका, एनवीडिया के H100 वो रोक दिए हैं, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कम हो रही है चाइना को। सो देयर आर सम चैलेंजेस दैट चाइना इज़ फेसिंग। तो ये 5 क्रैक्स आ गए हैं जिससे चाइना की इकोनॉमी पर दबाव पड़ेगा। तो नंबर 1, जैसा मैंने आपको कहा, जो रियल एस्टेट मार्केट हुआ है कोलैप्स, अभी तक रिकवर नहीं किया, जिसके वजह से पर्सनल वेल्थ लोगों की अभी भी डूबी है, जिसकी वजह से प्राइवेट जो स्टेट लेवल, स्टेट्स और शहर जो है, उन लोगों ने उनका भी बहुत नुकसान हो गया। वो ज़मीन बेच के, डेवलपर्स को ज़मीन बेच के वो पैसे बनाते थे, स्टेट्स और शहर, अब वो भी नहीं बन रहे हैं उनके पास। सो द सिटीज़ एंड स्टेट्स
आर सफरिंग अलॉन्ग विथ ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकॉज ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट नीचे हो गई। दूसरा जो प्रॉब्लम है उनका वो डिफ्लेशन का है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं है, डोमेस्टिक ड्रिवन ग्रोथ नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ है। तीसरा जो उनका मसला है डेमोग्राफिक है कि पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। जो चौथा प्रॉब्लम है वो डेट का प्रॉब्लम है। जैसा जैसा आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ते जाएंगे, आपके पास अच्छे काम करने के लिए पैसे कम होते जाएंगे, ख़र्चा बढ़ते जाएगा। और जो पांचवा है वो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है। तो ये जो 5 क्रैक्स है चाइना से, दे आर कीपिंग चाइना अंडर, आप कैसे ग्लास सीलिंग आ गया है चाइना के इकोनॉमी पर, और उसको तोड़ने के लिए या तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े या जियोपॉलिटिक्स में सुधार आए। डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए सोसाइटी में, कल्चर में तब्दीली आना चाहिए। वो 1 चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने ख़त्म कर दी चाइना ने, उसके बावजूद इट इज़ नॉट फिक्स्ड येट। तो ये सिचुएशन है चाइना का। तो मैं सोचा कि इतना धूम धड़ाका चल रहा है, शी जिनपिंग बड़े हवा में उड़ रहे हैं, तो थोड़ा उनकी पंक्चर कर दूं उनकी साइकिल को मैं, और उनके थोड़े पोलें खोल दूं। तो ये है चाइना का सूरत हाल। इट डजंट मीन के जैसा भारत में लोग बड़े खुश हो जाते हैं, इट डजंट मीन के सडनली भारत चाइना से तेज़ हो गया है, आगे हो गया। ये चाइना के चैलेंजेस है। हर मुल्क के पास इकोनॉमिक चैलेंजेस है, लेकिन 5% से ग्रोथ अभी भी हो रही है चाइना की। और अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए तो दैट ग्रोथ रेट विल ग्रो, लेकिन अगर चाइना के अमेरिका के साथ टेंशन्स बढ़ेंगे तो वो ग्रोथ रेट पे दबाव पड़ेगा। और अगर ये ईरान का मसला नहीं हल होता तो चाइना विल स्ट्रगल टू रीच 5% ग्रोथ इन 2026। मुझे लगता है सारी दुनिया का ग्रोथ रेट गिरेगा 2026 में। ग्लोबल इकोनॉमीज, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी का भी गिरेगा, और स्पेशली ग्लोबल साउथ का जो तेल पे डिपेंडेंट है ऑन द गल्फ। तो एनीवे, कॉन्वर्सेशंस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें।